ने कांपते हाथों से उसका हाथ अपने मुंह से हटाने की असफल कोशिश की। नवीन शर्मा का यह व्यवहार मेघा को उससे और ज्यादा दूर कर चुका था। उसकी आंखों से आंसुओं की बरसात होने लगी। तभी नवीन शर्मा ने उसके गालों पर बहते आंसू देखे तो वो पीछे हट गया और उसे तेज नजरों से देखने लगा। मेघा अपने बहते आंसुओं को अपनी हथेली से साफ करती उसे अविश्वास से देख रही थी। इससे पहले कि नवीन शर्मा कुछ कहता, वह लड़खड़ाकर बेहोश हो गई और उसकी बाहों में ही गिर पड़ी। मेघा, मेघा, ये क्या हुआ तुम्हें? नवीन शर्मा का दिल तुरंत नरम पड़ गया। वह घबराकर उसे गोद में उठाकर बिस्तर पर ले आया और उसके नाजुक शरीर पर झुककर उसके गाल थपथपाने लगा। मेघा, होश में आओ, मुझसे बात करो। वह बहुत चिंता से उसे पुकार रहा था, लेकिन मेघा को होश ही कहाँ था जो वह उसकी बात का जवाब देती। नवीन शर्मा का दिल किया कि जाकर सबको मेघा की तबीयत के बारे में बता दे, लेकिन फिर इस सोच से रुक गया कि पता नहीं सब उसके बारे में क्या सोचेंगे। उनकी शादी को आज दूसरा ही दिन था। वह गहरी सांस लेकर रुक गया और उस मासूम सी मेघा को देखने लगा जो उसके धैर्य की परीक्षा ले रही थी। न जाने कैसी लड़की थी जो शादी के बाद के रिश्ते और पति के अधिकारों से ही अनजान थी। उसने पानी के छींटे उसके चेहरे पर डाले तो वह घबराकर होश में आई और जल्दी से अपने दुपट्टे को सीने पर ठीक करने लगी। मेरे मेरे पास मत आइएगा, मैं मर जाऊंगी, मैं सह नहीं पाऊंगी, कृपया मुझसे दूर हो जाइए। वह डरी हुई पीछे की तरह खिसकती हुई बोल रही थी। नवीन शर्मा को अब और गुस्सा आने लगा था। क्या तुम्हें इंसान के रूप में कोई जानवर दिखाई देता हूँ जो तुम्हें नोच खाऊंगा? तुम मुझे ऐसा समझती हो? नवीन शर्मा मेघा की बातों पर अपना गुस्सा रोकते हुए अपनी मुट्ठियां भींचकर खड़ा रह गया। मेघा उसके गुस्से से सहम गई। उसी समय रात के 2 बज रहे थे। सब अपने कमरों में गहरी नींद में मजे ले रहे थे। नियम के अनुसार तो इस समय पति पत्नी की निजी बातों में किसी को भी दखल देना ठीक नहीं लगता था, लेकिन माधवी ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। नवीन शर्मा तेज नजरों से देखता हुआ उठा, दरवाजा खोलने चला गया जहां माधवी खड़ी थी। भाभी को देखकर नवीन शर्मा की नजरें शर्म से झुक गई। भाभी, क्या सब ठीक है? आप यहाँ क्या कर रही हैं? उसने पूछा। माधवी माथे पर चिंता की लकीरें लिए थोड़ी घबराहट के साथ बोली, क्या बात है देवर जी, सब ठीक तो है ना? मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी, इसलिए चिंता में अपनी देवरानी की हालत पूछने चली आई थी। सब ठीक तो है ना? आप दोनों के बीच घर में इतने मेहमान मौजूद हैं और शादी के दूसरे दिन से ही आप दोनों के झगड़े की आवाजें कमरे से बाहर आने लगी है। अगर परिवार की किसी महिला को खबर लग गई तो न जाने क्या होगा। तरह तरह की बातें होंगी, पूरे परिवार में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। लोग क्या कहेंगे? आते ही दुल्हन ने झगड़ा शुरू कर दिया। बात तो आखिर औरत के चरित्र पर ही आ जाती है ना। माधवी की बातों पर नवीन शर्मा का चेहरा अपमान के एहसास से लाल हो गया। वह परिवार का ऐसा लड़का था जो अपनी निजी बातें किसी से साझा करना पसंद नहीं करता था, और यहाँ बात उसकी आत्मसम्मान तक पहुंच चुकी थी। उसकी मर्दानगी पर सवाल जैसा ही लग रहा था। भाभी, जाइए उसे समझाइए कि शादी की जिम्मेदारी और पति के क्या अधिकार होते हैं। वह इतनी छोटी भी नहीं है कि इन बातों से डरकर चीखने चिल्लाने लगे। शादी के बाद हर औरत अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाती है, सिवाय इन मैडम के। ढके चिपे शब्दों में कहता हुआ वो बाहर निकल गया तो माधवी तेजी से उसकी तरफ आई, क्योंकि वह इसी मौके की तलाश में कब से थी। माधवी उसके पास बैठी और बोली, क्या हुआ मेघा? कहीं नवीन शर्मा ने तुम्हें हाथ तो नहीं लगा दिया ना? उन्होंने तुम्हारे साथ संबंध बनाने की कोशिश तो नहीं की ना? माधवी खोजती नजरों से उसे देखती हुई जैसे किसी जांच अधिकारी की तरह पूछने लगी। तभी मेघा उसके गले लगकर रोने लगी। भाभी, कृपया मुझे बचा लीजिए। मुझे इस आदमी से बहुत डर लगता है। मैं जितना उसे खुद से दूर रखने की कोशिश करती हूँ, वो उतना ही मेरे मन पर छा जाता है। मुझे डराता है, ऐसा लगता है जैसे वो मेरे शरीर को कुचल देगा। भाभी, उसकी नजदीकी मुझे मार देगी। माधवी अंदर ही अंदर हल्की मुस्कान लिए उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, चिंता मत करो मेरी जान, बस जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। अपनी जान बचा कर रखो, उसे अपने पास आने ही मत दो। तुम जितनी नाजुक और फूल जैसी हो, मुझे डर है पहली बार की नजदीकी में ही तुम्हें कुछ हो न जाए। देखो ना, ये सब मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ। तुम्हारे माता पिता ने न जाने किस मजबूरी में तुम्हारी शादी इतने मजबूत और जवान आदमी के साथ कर दी। मुझे तो उन पर आश्चर्य होता है कि वे अपनी प्यारी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। अब तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, अपनी रक्षा खुद करनी है। कैसे तुम्हें नवीन शर्मा को अपने से दूर रखना है। देखना, एक दिन आएगा जब वो खुद थक कर पीछे हट जाएगा। माधवी बहुत चालाकी से उसके दिमाग में बातें बैठा रही थी। वही मेघा भी मन ही मन तय कर चुकी थी कि वह उसकी हर बात मानेगी। अपनी चाल चलती हुई माधवी हल्का सा मुस्कुराई
और कमरे से बाहर निकली तो देखा कि नवीन शर्मा वहीं दूर खड़ा गहरी सोच में सिगरेट पर सिगरेट पी रहा था। वह चालाक दिमाग के साथ उसके पास चली आई। भाभी, क्या हुआ? मेघा ठीक तो है ना? उसने क्या कहा? पता नहीं, मेरे सामने आते ही उसे क्या हो जाता है। बाकी सबके साथ तो हंसती बोलती है, लेकिन मेरे सामने आते ही उसके चेहरे पर डर दिखाई देने लगता है। वह सीधा होकर सिगरेट एक तरफ फेंकते हुए बोला। माधवी गहरी सांस लेकर उदासी से बोली, क्या बताऊं देवर जी, सच कहूं तो आपकी किस्मत प्रेम के मामले में बहुत खराब निकली। ऐसी बातें बतानी चाहिए या नहीं, लेकिन मेरा दिल आपके साथ हुई इन नाइंसाफी के लिए बहुत दुखी है। वह रहस्य बनाते हुए बोली तो नवीन शर्मा के माथे पर गहरी लकीरें पड़ गई। क्या मतलब? आप मुझसे कुछ छिपा रही हैं? कृपया मुझे बता दीजिए ना भाभी। वह गुस्से में बोला, असल में नवीन शर्मा, मुझे लगता है कि मेघा किसी लड़के से प्रेम करती है, तभी वो आपको स्वीकार नहीं कर पा रही, आपको अपने से इतना दूर रखती है। वरना कोई भी लड़की आप जैसे इंसान को पाकर क्यों दुखी होगी? आप तो कई लड़कियों के सपनों के राजकुमार रहे हैं। माधवी बहुत चालाकी से अपनी आंखें घुमाते हुए बोली तो नवीन शर्मा उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। जिस लड़की से वो पहली नजर में प्रेम कर बैठा था और जिसे वह अपने सपनों में ही अपना सब कुछ मान बैठा था, वह लड़की किसी और के प्रेम में बंधी हुई थी। ये बात माधवी के मुंह से सुनकर उसका दिल जैसे टूट गया। वह गुस्से में तेज कदमों से कमरे की तरफ बढ़ गया। पीछे माधवी शैतानी हंसी हंसती हुई माधवी बाहर खड़ी थी। जैसे ही नवीन शर्मा कमरे में आया, उसने देखा कि मेघा उसकी तरफ पीठ किए सो चुकी है। ये देखकर नवीन शर्मा का खून खौल उठा। वह खुद को गलत समझता हुआ महसूस करता सोफे पर जाकर सो गया। अगले दिन जब मेघा की आंख खुली तो उसने उसे सोफे पर सोया देखा तो भगवान का धन्यवाद किया और राहत की सांस ली कि चलो एक और दिन उसकी जान बच गई। उसी समय उसे वो पल याद आने लगा जब नवीन शर्मा ने उसे पहली बार देखा था और पहली ही नजर में उससे प्रेम कर बैठा था। शर्मा विला में उस समय सभी लोग खाने की मेज पर चारों ओर इकट्ठे बैठे थे। सब नाश्ता शुरू करने से पहले ही उसी के आने का इंतजार कर रहे थे। उनके घर का नियम था, जब तक सब लोग मेज पर इकट्ठा नहीं हो जाते तब तक कोई भी खाना शुरू नहीं कर सकता था। जाओ माधवी, अपने देवर को बुला लाओ। मुख्य कुर्सी पर बैठे अविनाश शर्मा ने धीरे से अपनी बहू से कहा। माधवी तुरंत उठकर उसे बुलाने चली गई। जयंती शर्मा वहीं पास बैठी अपने बड़े बेटे नितिन से कोई बात कर रही थी। नमस्ते पापा। कमरे में आते ही उसने ऊंची आवाज में अविनाश शर्मा सहित सबको नमस्ते कर बड़ों के पैर छुए। खुश रहो बेटा, खूब आगे बढ़ो। अपने सामने झुके नवीन शर्मा के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए अविनाश शर्मा ने ढेरों आशीर्वाद दिए और हाथ के इशारे से सबको नाश्ता शुरू करने को कहा। नवीन शर्मा भी उनके दाईं तरफ रखी कुर्सी खींचकर बैठ गया। आराम से नाश्ता करने लगा। भले ही वह घर का सबसे छोटा बेटा था, लेकिन उसकी अहमियत सबके लिए बहुत खास थी। वह घर का सबसे लाडला बेटा था। हाँ तो बेटा, आपने क्या सोचा है? अविनाश शर्मा ने आखिर पूछ ही लिया। किस बारे में पूछ रहे हैं आप? अंडा काटते हुए उसने साधारण स्वर में सवाल किया, जिससे अविनाश शर्मा को गुस्सा आ गया। नवीन शर्मा, पापा कल रात वाली बात के बारे में पूछ रहे हैं। अविनाश शर्मा को गुस्से में आते देखकर जयंती शर्मा ने उसे याद दिलाया। ओह, सोचना क्या है? मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी। आगे सोचने का तो सवाल ही नहीं उठता। उसने सख्त स्वर में अपनी बात दोहरा दी। उसकी बात सुनकर नाश्ता करती माधवी के चेहरे का रंग उड़ गया। नवीन शर्मा, ये कैसी बेकार जिद है? अविनाश शर्मा जोर से बोले। नवीन शर्मा जो आराम से नाश्ता कर रहा था, उनकी आवाज सुनकर रुक गया और उन्हें देखने लगा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह वही करेगा जो वह चाहता है, इसलिए वह आराम से बैठे उन्हें देख रहा था। अविनाश शर्मा को उसकी जिद देखकर और गुस्सा आ गया। आप आराम से नाश्ता कीजिए, फिर बाद में बात करते हैं। जयंती शर्मा ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। पूरे शर्मा विला के लोग मेरी बात ध्यान से सुन ले कि मुझे शादी नहीं करनी, ना मुक्ता शर्मा से और ना ही किसी और से। इसलिए बेहतर होगा आप लोग मेरी शादी का विचार अपने मन से निकाल दें। अपनी बात कहकर वहां रुका नहीं। वह उठकर चला गया और सब लोग उसे जाते हुए देखते रह गए। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे रोक सके। आखिर वह लड़का चाहता क्या है? अविनाश शर्मा परेशान होकर बोले। वहीं माधवी नवीन शर्मा को जाते देखकर गुस्से से भर गई। नवीन शर्मा साफ शब्दों में तुम्हें मना कर चुका है मुक्ता शर्मा, अब हम कुछ नहीं कर सकते। बेहतर होगा तुम उसे भूलकर आगे बढ़ जाओ। माधवी अपनी बहन की भीगी आंखें देखकर दुखी होकर बोली। आज सुबह जो भी बात उसके ससुराल में हुई थी, माधवी ने साफ साफ आकर उसे बता दी। तुमने मुझे मना करके अच्छा नहीं किया, देखना बहुत पछताओगे। मुक्ता शर्मा ने ड्रेसिंग टेबल पर हाथ मारकर सारी चीजें जमीन पर गिरा दी और गुस्से से और दुख के साथ चिल्लाई।
नवीन शर्मा, तुमने मुझे मना कर दिया। मुझे आईने में अपने चेहरे को देखते हुए विश्वास नहीं कर पा रही थी। जब से नवीन शर्मा ने उससे शादी से इनकार कर दिया था, वह पागलों की तरह व्यवहार कर रही थी। उसे ठुकराया जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वह उससे बहुत प्रेम करती थी। लेकिन नवीन शर्मा के घमंड भरे स्वभाव ने मुक्ता शर्मा के प्रेम को बिल्कुल महत्व नहीं दिया था। ठुकराए जाने का दुख उसे चैन से जीने नहीं दे रहा था। वह गुस्से में कमरे की हर चीजें तोड़ने लगी। तुमने मेरे प्रेम को ठुकरा दिया। क्यों नवीन शर्मा? तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ। फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया? तुम सिर्फ मेरे हो। तुम्हें वापस मेरे पास ही आना पड़ेगा। मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी। ये वादा है, अगर तुम मेरे नहीं हुए तो मैं तुम्हें किसी और का योग्य भी नहीं छोड़ूंगी। मैं किसी को भी तुम्हारे पास आने नहीं दूंगी। वो बिस्तर के सहारे बैठकर गहरे दुख के साथ कह रही थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। रो रो कर आंखें लाल हो गई थी। अपने प्रेम को पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। उसके स्वर में जिद साफ दिखाई दे रही थी। मुक्ता शर्मा का प्रेम अब जिद में बदल चुका था। माधवी ने गुस्से और दुख के साथ अपनी बहन की हालत देखी और मन ही मन कसम खाई कि वह अपनी बहन का बदला उस घमंडी युवक से लेकर रहेगी जिसने उसकी बहन को ठुकराया था। कृपया मम्मी, आप लोग जाइए, मेरा वहाँ क्या काम है? वैसे भी शादी विवाह के समारोह में मुझे जाना अच्छा नहीं लगता। नवीन शर्मा मुंह बनाकर बोला तो जयंती शर्मा नाराज हो गई। तुम मेरी बात कभी नहीं सुनते। वहाँ सब लोग तुम्हारे बारे में पूछते हैं। कुछ देर के लिए हमारे साथ चलोगे तो कोई परेशानी होगी? जयंती शर्मा की नाराजगी देखकर वह उठ खड़ा हुआ। ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कृपया वहाँ किसी से मेरा परिचय कराने मत बैठ जाना। मैं थोड़ी देर के लिए वहां जाऊंगा, फिर वापस आ जाऊंगा। उसके इतना कहते ही जयंती शर्मा खुश हो गई और फिर वह सबके साथ अपनी प्रभावशाली उपस्थिति के साथ समारोह में पहुंच गया। हर कोई उसे गर्व और इच्छा से देख रहा था, सिवाय उस लड़की के जो एक कोने में बैठी बहुत मासूमियत से दुल्हन को देख रही थी। उसकी सादगी, उसकी मासूमियत और उसकी अदाएं पहली नजर में ही नवीन शर्मा का चैन और सुकून दोनों छीन ले गई थी। वह पूरे समारोह में बस उसे ही देखता रहा। घर लौटने के बाद जब वो बिस्तर पर लेटा तो उसके मन की आंखों के सामने उसी लड़की का चेहरा घूमने लगा। हल्का गुलाबी चेहरा, काले रंग के सुनहरे बाल जो हिप तक आते थे और उसने अपने बाल खुला छोड़ रखा था जो हिप के नीचे तक लहरा रहे थे। सुंदर नीली आंखें जिन्हें देखकर कोई भी आदमी बहक जाए। लंबी सीधी नाक, लाल गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठ और जैसे सुंदरता की एक अद्भुत मिसाल थी। अपने ही विचारों को झुठलाते हुए वह अचानक उठ बैठा। वह लड़की उसके मन और दिमाग पर छाने लगी थी। अपने स्वाभिमान में रहने वाला नवीन शर्मा सिर्फ एक नजर में ही उस लड़की को देखकर उस पर दिल हार बैठा था। वह उस लड़की से दूर भाग रहा था क्योंकि उसे विश्वासघात और टूटे वादों का डर था। इसलिए उसने आज तक किसी भी लड़की को अपने आसपास आने नहीं दिया था। यहाँ तक कि माधवी भाभी की बहन मुक्ता शर्मा की आंखों में भी अपने लिए पसंद देखकर भी वह नहीं पिघला था। मगर वह नाजुक और प्यारी सी लड़की उसके दिल के दरवाजे पर खड़ी जैसे दस्तक दे रही थी, जिसे वो पूरी तरह अनदेखा करने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन वह खुद को कामों में व्यस्त रखे हुए था, लेकिन जैसे ही वह कहीं पर अकेला होता, वह लड़की अपनी सारी खूबियों के साथ उसके दिल तक पहुंच जाती। वह हर बार उसे अपने मन से दूर करने की कोशिश करता, लेकिन वह जैसे बहुत दृढ़ स्वभाव की थी। वह उसके मन में जगह बनाने के पूरे इरादे से आई थी। अपने मन को समझाने के लिए उसने होठों में सिगरेट दबाई और लाइटर से उसे जलाने लगा। वह खुद को हर समय व्यस्त रखकर उसकी यादों से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसे कब तक भाग सकता था? उसका दिल जैसे उसके नियंत्रण से बाहर हो गया था और उसकी कोई भी दलील सुनने को तैयार ही नहीं था। उसकी यादों से दूर जाने के लिए वह घर और परिवार से दूर एक सुनसान जगह पर काम के सिलसिले में गया हुआ था। तभी उसे फोन आया, उसके पापा को दिल का दौरा पड़ा है और उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। वह सारा काम छोड़कर सीधे अस्पताल पहुंच गया। अचानक पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। नितिन की बात सुनकर उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। उसके माता पिता ही उसकी पूरी दुनिया थे। वह उनसे चाहे जितना बहस करता, लेकिन सच यही था कि उनके बिना उसकी जिंदगी अधूरी थी। जैसे ही उसने गलियारे में कदम रखा, सामने शर्मा विला के लोग बेचैनी से इधर उधर घूमते नजर आए। जयंती शर्मा कुर्सी पर बैठी रो रही थी। माधवी उन्हें चुप कराने की कोशिश करते करते खुद परेशान हो रही थी। नितिन इधर उधर चक्कर लगा रहा था। मुक्ता शर्मा और उसके माता पिता दीवार से टिककर खड़े थे और बार बार आईसीयू के बंद दरवाजे की तरफ देख रहे थे।
ये सब देखकर उसके लिए आगे कदम बढ़ाना बड़ा मुश्किल हो गया था। अगर उसके पापा को कुछ हो गया तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। भाई, ये क्या हो गया? अपने कंधे पर हाथ का वजन महसूस करके वो मुड़ा तो सामने खड़े नितिन को देखकर उसका संयम टूट गया और वह उसके कंधे पर सिर रखकर रो पड़ा। नितिन उसकी पीठ थपथपाते हुए उसे समझा रहा था, सब ठीक हो जाएगा। जो व्यक्ति हमेशा मजबूत दिखाई देता था, वह उस समय छोटे बच्चे की तरह रो रहा था, क्योंकि वह अपने माता-पिता के मामले में बहुत भावुक था। आओ तुम्हें पापा से मिलवाता हूँ। उसे अलग करते हुए नितिन ने उसका चेहरा पोंछा, जो आंसुओं से भीग चुका था। उसके कहने पर वह चुपचाप उसके साथ कमरे की तरफ बढ़ गया, क्योंकि शायद अविनाश शर्मा को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। जब गलियारे में बैठे बाकी लोग दिखाई नहीं दिए तो वह समझ गया कि उन्हें अंदर जाने दिया गया है। पापा, आप मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे थे? उनके पास बैठते हुए उसने छोटे बच्चे की तरह नाराज होकर पूछा। अविनाश शर्मा हल्की मुस्कान के साथ बोले, ये सिर्फ हल्का सा दौरा था और अब वो बिल्कुल ठीक हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने बेटे को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। ये सुनकर उसकी आंखें फिर भर आई। अविनाश शर्मा ने मुस्कुराकर कहा कि ये आंसू उसकी आंखों में अच्छे नहीं लगते। अपने पिता को सामने सही सलामत देखकर उसके दिल का बोझ थोड़ा सा हल्का हुआ। फिर अविनाश शर्मा ने उसके हाथ अपने हाथों में लेकर उम्मीद से पूछा, क्या वह उनकी एक इच्छा पूरी करेगा? उसने तुरंत कहा, आप आदेश दीजिए, वह मना नहीं करेगा। वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, सिवाय माधवी और मुक्ता शर्मा के। अविनाश शर्मा ने गंभीर होकर कहा, वह मरने से पहले उसे पिता बनते हुए देखना चाहते हैं और पूछा कि क्या वह उनकी ये इच्छा पूरी करेगा। यह सुनकर कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। नवीन शर्मा के मन में हलचल मच गई। उसने सोचा कि पिताजी उसे कैसी कठिन स्थिति में डाल रहे हैं। वह जानता था कि अगर उन्होंने उससे कुछ और मांगा होता तो वह तुरंत दे देता, लेकिन ये बात उसके लिए सबसे कठिन थी। उसने अपने पापा का बीमार और कमजोर चेहरा देखा तो मना नहीं कर सका और बोला कि वह उनकी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार है। उसकी बात सुनकर सब लोग हैरान रह गए। जयंती शर्मा ने खुशी से पूछा, क्या वह सच कह रहा है? उसने कुछ देर सोचने के बाद कहा, उस दिन जिस दिन शादी समारोह में वे लोग गए हुए थे, वहां देवराज की बहन की बेटी उसे अच्छी लगी थी। अगर मेरा परिवार वहां रिश्ता लेकर जाना चाहे तो वह तैयार है, क्योंकि उसे वो लड़की पसंद है। ये सुनकर सब लोग चौंक गए। जयंती शर्मा को तुरंत वो मासूम सीधी सादी लड़की याद आ गई, जो उस दिन एक कोने में चुपचाप बैठी थी। उन्होंने खुश होकर कहा, उनके बेटे ने सच में हीरा चुना है और वह लड़की उसी के लिए बनी है। उन्होंने कहा कि दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर लगेगी। उन्हें अब इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था। उनके लिए सबसे बड़ी खुशी यही थी, नवीन शर्मा ने शादी के लिए हाँ कर दी थी। जहाँ कुछ समय पहले उनके चेहरे पर चिंता थी, वहीं अब मुस्कान आ गई थी। सब लोग खुश थे, लेकिन माधवी और मुक्ता शर्मा के मन में हैरानी और जलन थी। वे बाहर से खुश होने का दिखावा कर रही थी, लेकिन उनके अंदर गुस्से की आग जल रही थी। मुक्ता शर्मा के मन में बदले की भावना भड़क उठी थी और उसने मन ही मन ठान लिया था, वह इस खुशी को कभी पूरा नहीं होने देगी और किसी भी तरह सब कुछ बर्बाद कर देंगे। जयंती शर्मा कुछ ही दिनों में अविनाश शर्मा के ठीक होकर घर आने पर देवराज को लेकर उनकी बहन के घर पहुंच गए, अपने बेटे का रिश्ता लेकर। देवयानी और उनके पति सुदर्शन जी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नवीन शर्मा जैसे शानदार संपत्ति और सुंदर सफल पुरुष को कौन नहीं जानता था। ये तो उनकी बेटी की किस्मत अच्छी थी कि इतने बड़े घर से उनके योग्य पुरुष का रिश्ता खुद चल कर आया था। उनकी लाडली के लिए सोचने की कोई बात नहीं थी। बिना लड़की से पूछे उन्होंने जयंती शर्मा को रिश्ते के लिए हाँ कर दी और केवल हामी ही नहीं भरी, बल्कि उनके कहने पर जल्दी से शादी की बात भी पक्की कर दी। माँ, आप लोग ऐसे कैसे मेरी इतनी जल्दी शादी तय कर सकते हैं? मेरा तो अभी 12वीं का रिजल्ट भी नहीं आया। मेघा को जब शादी का तय हो जाने का पता चला तो वह रोती हुई सी बोली, मेघा लड़का हीरा है। मेरी बच्ची, तुम्हें तो अपनी किस्मत पर खुश होना चाहिए। तुम कितने शानदार पुरुष की पत्नी बनोगी। लोग तरसते हैं मेरी बच्ची ऐसी किस्मत के लिए। देवयानी प्यार से उसका माथा चूमते हुए बोली, तो वो मुंह बनाकर उन्हें देखने लगी। अच्छा लो, होने वाले पति की तस्वीर देख लो, पसंद ना आए तो मना कर देना। देवयानी शरारत से लिफाफा उसके बिस्तर के सिरहाने रखती हुई चली गई। मेघा का दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा जैसे सीना फाड़कर बाहर निकल आएगा। उसने कांपते हाथों से लिफाफा उठाया और धीरे धीरे तस्वीर बाहर निकाली तो शर्म से उसकी आंखें झुक गई। लंबा कद, मजबूत शरीर, घने बाल, तेज आंखें, गुलाबी भरे होठ, वह पुरुष रूप और आकर्षण का नमूना था।
कोई भी लड़की उसे मना कर ही नहीं सकती थी। मेघा का मासूम खाली दिल, जो अब तक अनजाने भाव से अनजान था, जोर-जोर से धड़कता हुआ खुशी से झूमने लगा। वह खुद से शर्माते हुए तस्वीर तकिए के नीचे छिपाकर चेहरा हाथों से ढक गई। दूसरी तरफ नवीन शर्मा का हाल भी मेघा से अलग नहीं था। वह ढेरों सपने आंखों में सजाए उस पल का इंतजार करने लगा, जब वो अपने सच्चे अस्तित्व के साथ उसकी बाहों में होगी और वह उसे अपने प्रेम और अपने भावों का अनुभव व्यवहार में कराएगा और उसे खुद को दुनिया की सबसे भाग्यशाली स्त्री समझने पर मजबूर कर देगा। समय पलक झपकते बीत गया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कुछ सोचने का अवसर ही नहीं मिला और मासूम प्यारी सी मेघा उसकी जिंदगी में आ गई। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके सारे सपने और उम्मीदें टूट जाएंगी। उस दिन के बाद से नवीन शर्मा ने मेघा से कोई बात नहीं की। उसके दिमाग में ये बात बैठ गई थी, शायद वह किसी और को पसंद करती हो और उसकी शादी जबरदस्ती नवीन शर्मा से कर दी गई हो। लेकिन वह किसी और की चीज को अपना क्यों बनाए? अगर बात किसी दूसरे की थी, तो उसे उसी से शादी करनी चाहिए थी। उसकी जिंदगी क्यों खराब की? ये सोच सोचकर उसका दिमाग अब फटने लगा था। वह अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। माधवी, जो उन दोनों के बीच बढ़ती दूरियों को देख रही थी, उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। आखिर वह अपने उद्देश्य में सफल हो गई थी। बस कुछ ही दिनों की बात है मेघा, फिर तुम्हें इस घर से धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा। तुम इस जगह और इस स्थान के योग्य नहीं थी। ये स्थान तो केवल मेरी बहन का था। तुम्हारे बाद वो यहाँ आएगी नवीन शर्मा की बाहों में उसका सुकून बनकर। वह दिन रात उसे खुश रखेगी। फिर हम दोनों इस घर पर राज करेंगे। माधवी मन ही मन सोचती हुई शैतानी हंसी हंसने लगी। मेघा की बेवकूफी ने उसका काम बहुत आसान कर दिया था। 6 दिन बीत चुके थे। इस दौरान एक बार भी नजर उठाकर नवीन शर्मा ने मेघा की तरफ नहीं देखा था। अब मेघा भी मन ही मन सोचने लगी कि उसने शादी के बाद ऐसी जिंदगी की कल्पना नहीं की थी। वह भी तो उसे पसंद करने लगी थी। उसकी खामोशी, उसकी दूरी मेघा को परेशान करने लगी कि कहीं ये चुप्पी किसी बड़े तूफान का कारण न बन जाए। कहीं वह उसे तलाक ही न दे दे। फिर वह क्या कहेगी? किस किस को जवाब देगी? पति पत्नी के बीच का रिश्ता, जहां पत्नी अपने पति की हर बात मानती है, उसकी हर रात को यादगार बनाती है, उसे सुकून देती है, खुशी देती है, प्रेम से खुद को उस पर समर्पित कर देती है। लेकिन उसके साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वह उसे अपने पास ही नहीं आने दे रही थी। पास आने के डर से घबराई हुई मेघा अपने पति का हर काम अपने हाथ से करती थी। उसके कपड़े तैयार रखना, उसके जूते साफ करना, उसकी हर चीज अपनी जगह पर ठीक से रखना, यहाँ तक कि वह घर की जिम्मेदारी भी निभाने लगी थी। सबकी जुबान पर उसकी तारीफ होती थी। सब उससे खुश थे, सिवाय नवीन शर्मा के। रात के 11 बजे थे जब मेघा का दिल मजबूरी से थोड़ी घबराई हुई सी सोते हुए बिस्तर से उठकर उससे सवाल करने लगी, जो लैपटॉप पर काम कर रहा था। आप मुझसे नाराज हैं नवीन शर्मा? न मुझसे बात करते हैं, यहाँ तक कि मेरी तरफ देखते भी नहीं। नवीन शर्मा हल्की कटाक्ष भरी मुस्कान के साथ बिना नजर उठाए बोला, अरे गलती है, माफ कीजिए। मगर मैं होता कौन हूँ तुमसे नाराज होने वाला? मेरा तुम पर अधिकार ही क्या है? नाराज तो वही हुआ जाता है जहाँ कोई रिश्ता हो। लेकिन तुम तो मेरी कुछ लगती ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच किसी प्रकार का कोई रिश्ता मौजूद है। उसके कठोर शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभ गए। वह स्तंभ सी वहीं खड़ी रह गई। नवीन शर्मा, ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ। उसके पत्नी शब्द पर नवीन शर्मा की आंखें लाल हो गई और वह उसे घूरने लगा। अच्छा, पत्नी? कौन से पत्नी के कर्तव्य निभाए हैं अब तक तुमने? इस रिश्ते की अहमियत भी समझती हो? हमारी शादी को 6 दिन हो चुके हैं। क्या मैंने अब तक एक बार भी तुम्हें छुआ है या तुम्हारे पास आया हूँ? बोलो। नहीं। जब भी मैं तुम्हारे पास आने की कोशिश करता हूँ, तुम मुझे दूर कर देती हो मेघा। इससे साफ पता चलता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती। तुम्हारे मन में और दिमाग में तुम्हारे शरीर पर किसी और का अधिकार है। तुम किसी और को चाहती हो। नवीन शर्मा के मन में जो कुछ भी था वह सब बोलता चला गया। मेघा पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। आप मेरे बारे में इतनी घटिया सोच रखते हैं, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने तो आज तक किसी पुरुष की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। आपने इतना घटिया आरोप मुझ पर लगाया। सच तो ये है कि आपके अंदर केवल शरीर की चाह है। आपके लिए शादी की अहमियत केवल शारीरिक संबंध तक सीमित है। लेकिन मेरे लिए ये दो दिलों और दो आत्माओं का मिलन है। मैं आपके पास केवल एक वस्तु की तरह हूँ। यही है मेरी कीमत आपके लिए। मुझ पर जबरदस्ती करना, मेरी अनुमति के बिना मुझे छूना, मुझे हर रात इस्तेमाल करना, मेरे अस्तित्व को अपनी पूर्ण शक्ति से तोड़ देना। मुझे लगता है जैसे मैं कोई चाबी से चलने वाली गुड़िया हूँ। मेरी कीमत एक बेजान चीज से ज्यादा कुछ नहीं। दोनों के मन में जिस तरह का जहर भर दिया गया था, वही दोनों बोल रहे थे।
उस लड़की की तेज बातों को सुनकर नवीन शर्मा का गुस्सा और बढ़ गया। वह तेजी से उसके पास आया और उसे जोर से अपनी बाहों में पकड़ लिया। मेघा की हल्की चीख निकल गई। तुम एक नासमझ लड़की हो। जिस चीज को तुम शरीर की भूख कह रही हो वो मेरा प्रेम है, जो मुझे तुमसे पहली नजर में ही हो गया था। अगर तुम में प्रेम को समझने की समझ होती तो मेरी शादी के प्रस्ताव को ही मेरे भावों की सच्चाई समझ लेती। मैं शरीर की भूख रखने वाला आदमी हूँ। मुझे ये बताओ कब मैंने तुम्हें छुआ? मुझे तुम्हारी अनुमति की जरूरत पड़ती। बताओ कब मैंने तुम्हें छुआ कि तुम ये तड़पते हुए रो रही हो? कब मैंने तुम पर जबरदस्ती अधिकार जताने की कोशिश की कि तुम मुझ पर क्रूरता का आरोप लगा रही हो? नवीन शर्मा जोर से बोल रहा था। आज उसके अंदर का भरा हुआ दर्द और तनाव टूट चुका था। वहीं मेघा की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। दिल जैसे इन 2 हफ्तों में पहली बार उसकी तकलीफ और उसकी बातों से सच में दुखी हुआ था। उसे अपने किए पर पछतावे का एहसास होने लगा। इससे पहले कि मेघा अपने भीतर उठ रही आत्मा की डांट से और शर्मिंदा होती, उसने अपने किए की माफी मांग ली। तभी दरवाजा जोर जोर से खटकाने की आवाज आने लगी। नवीन शर्मा झटके से उससे दूर हुआ और दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा जैसे ही खुला, सामने नितिन चेहरे पर चिंता लिए खड़ा था। नवीन जल्दी चलो, कंपनी के कुछ हिस्से में आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट की वजह से। इतना सुनना था कि नवीन शर्मा तेजी से नितिन के साथ बाहर की तरफ निकल गया। वहीं मेघा फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? अपने पति को नाराज कर दिया, वह भी किसी की बातों में आकर। हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दो। मेरी नादानियों की सजा मेरे पति को मत देना। उनकी रक्षा करो और उन्हें सुरक्षित मेरे पास ले आओ। उन्हें कुछ ना हो। मैं उनसे अपने हर गलत व्यवहार की माफी मांग लूंगी। अब मैं उन्हें कभी खुद से दूर नहीं करूंगी। उनका अधिकार निभाऊंगी। उन्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगी। वह परेशानी में जाते नवीन शर्मा को देखकर प्रार्थना में हाथ उठाकर रोते हुए अपने किए की माफी मांग रही थी और उसकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रही थी। नवीन शर्मा और नितिन जब ऑफिस पहुंचे तो आग ज्यादा ही फैल गई थी। उन्होंने मौके पर पहुंचते ही कर्मचारियों की मदद से जरूरी सामान उठाकर सुरक्षित जगह पर रखवा दिया और आग बुझाने के लिए सहायता का इंतजार करने लगे, जो समय पर पहुंच गई थी। ये अच्छा हुआ कि किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ। उसी चिंता में पूरी रात निकल गई। सबने रात जैसे कांटों पर गुजारी। बड़ी मुश्किल से हालात थोड़े संभले तो दोपहर को जाकर नवीन शर्मा घर पहुंचा। चिंता और थकान की वजह से उसका सिर दर्द से फट रहा था। आंखें बहुत भारी थी और शरीर बुखार से तप रहा था। वह अंदर आया तो देखा माधवी और जयंती शर्मा के साथ मुक्ता शर्मा और उसका पूरा परिवार बैठा हुआ था। नवीन शर्मा को देखते ही उसके चेहरे पर शिकायत के भाव उभर गए। वह उठकर उसकी परवाह किए बिना उसके पास चली आई और उस हादसे को लेकर चिंता जताने लगी। नवीन शर्मा ने उसके तंग कपड़ों से नजरें हटाते हुए जयंती शर्मा से कहा, मेघा को बोलिए मेरे लिए गर्म कॉफी के साथ दवा लेकर आए। मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। इतना कहकर वह आगे बढ़ गया। मुक्ता शर्मा ने माधवी की तरफ देखा। यही सही मौका था चोट करने का। उसे उस समय एक ऐसी औरत की जरूरत थी जो उसके घाव पर मरहम रख सके, उसे सुकून दे सके। मुक्ता शर्मा ये मौका नहीं खोना चाहती थी। माधवी तुरंत रसोई में आई तो देखा कि मेघा नवीन शर्मा की मौजूदगी से अनजान अपने काम में लगी हुई थी। उसने मेघा को बिना नवीन शर्मा की कोई खबर दिए जल्दी से कॉफी बनाई और दवा लेकर मुक्ता शर्मा को उसके कमरे में भेज दिया। उधर नवीन शर्मा नहाकर बाथरूम से काले पैजामे में बिना शर्ट के बाहर निकला था। अपने सीने को तौलिए से रगड़ते हुए उसने अपने घने बाल भी अच्छी तरह सुखाए और बिस्तर पर बैठ गया। मुक्ता शर्मा धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुई। सामने नवीन शर्मा का मजबूत शरीर देखकर उसके भीतर हलचल सी होने लगी। वह हल्की मुस्कान के साथ कमरे में आई और कॉफी साइड टेबल पर रख दी। वह बहुत धीरे से उसके पीछे बैठ गई और उसके नंगे कंधे और पीठ पर हाथ फेरने लगी। नवीन शर्मा, जो मुक्ता शर्मा की मौजूदगी से अनजान आंखें बंद किए बैठा था, उसे लगा कि ये मेघा है। एक अजीब सा सुकून उसके भीतर उतरने लगा। धन्यवाद मेघा। जानती हो इस समय मुझे तुम्हारी कितनी जरूरत थी। ये बात पत्नी से बढ़कर और कोई नहीं समझ सकता। उसके पति को कब उसके साथ की जरूरत होती है। नवीन शर्मा के इस प्रेम भरे अंदाज पर मुक्ता शर्मा और करीब आ गई। इससे पहले कि वो पीछे से उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखती, तभी कमरे की बत्ती जल उठी। वह घबराकर नवीन शर्मा से दूर हो गई। पलटकर देखा तो सामने मेघा बड़ी बड़ी आंखों में हैरानी गुस्सा लिए खड़ी थी। नवीन शर्मा भी अब हालत समझकर हैरान परेशान खड़ा हो गया और जल्दी से अपनी शर्ट पहन ली। वह कभी मुक्ता को तो कभी मेघा को देख रहा था। उसे तो सपने में भी नहीं लगा था कि मुक्ता शर्मा इतनी गिर जाएगी।
वह आगे बढ़कर अपने व्यवहार की सफाई देने के लिए मेघा से कुछ कहता, उससे पहले ही मेघा गुस्से में आगे बढ़ी और एक जोरदार थप्पड़ मुक्ता शर्मा के गाल पर मार दिया। उसके इस व्यवहार पर नवीन शर्मा और मुक्ता शर्मा दोनों ही हैरान रह गए। वह कुछ कहती, उससे पहले मेघा ने उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और 2 थप्पड़ और मार दिए। घटिया औरत, यही मकसद था तेरा? मेरे पति पर बुरी नजर रखे हुए थी? क्या कर रही थी मेरे गैर मौजूदगी में? यहाँ मेरे पति को फंसाने की कोशिश कर रही थी? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तुझे क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा और तू अपने मकसद में सफल हो जाएगी? मैं सब जान गई हूँ, तेरे और तेरी चालाक बहन के इरादे। मेघा गुस्से में चिल्लाती उसे थप्पड़ पर थप्पड़ मारती जा रही थी। नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं तो यहाँ नवीन शर्मा को कॉफी देने आई थी, ये झूठ है। नवीन शर्मा, मुझे बचाओ। मुक्ता शर्मा रोते हुए नवीन शर्मा से मदद मांगने लगी, जिस पर नवीन शर्मा ने नफरत भरी नजर से उसे देखा और मुंह फेर लिया। अब पूरी बात उसे समझ में आ रही थी। कॉफी देने के बहाने तू यहाँ क्या कर रही थी? मैं सब जान गई हूँ। और तू और तेरी बहन यही चाहते थे ना कि मेरा घर टूट जाए, मेरा पति मेरी निकटता को तरसे, मुझसे नफरत करे और मुझसे दूर हो जाए, और तुम दोनों इस बात का फायदा उठाकर नवीन शर्मा को मुझसे छीन लो। लेकिन देखो, भगवान ने समय रहते मेरी आंखें खोल दी। मुझे सारी सच्चाई पता चल गई है और अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मेघा ने उसे बालों से पकड़कर कमरे से बाहर धक्का दिया और दरवाजा जोर से बंद किया। फिर वह गुस्से से नवीन शर्मा की तरफ मुड़ी। आपको तो बहुत मजा आ रहा होगा ना उसकी नजदीकी में। जानते भी थे कि वह स्पर्श आपकी पत्नी का नहीं है। कोई भी दूसरी औरत आपको हाथ लगाएगी तो क्या आप उसे खुद के साथ सब कुछ करने देंगे? आपको शर्म आनी चाहिए मेरे अधिकार पर हाथ डालते हुए। मेघा रो पड़ी और उसके सीने पर मुक्के मारने लगी। नवीन शर्मा ने थके हुए स्वर में कहा, यह भी तो अन्याय है। मैंने अपनी पत्नी की मोहब्बत अभी तक पाई ही नहीं, कभी उसके स्पर्श को पहचाना ही नहीं, तो मैं कैसे समझ पाता कि कौन है? मुझे लगा वह तुम हो। नवीन शर्मा के इस पछतावे भरे स्वर पर मेघा रोते हुए उसके सीने से लग गई और फिर उसने शुरू से अंत तक माधवी ने उससे जो कुछ कहा था सब बता दिया। नवीन शर्मा ने भी वह सब बताया जो माधवी ने उससे कहा था। दोनों के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो गई। नवीन शर्मा ने उसे प्यार से अपने सीने से लगा लिया और बोला, मेघा, मुझे बताओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं अपने सुख के लिए तुम्हें दर्द दूंगा, तुम्हारे अस्तित्व को चोट पहुंचाऊंगा? मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, तुम्हें दर्द देने की बात तो सोच भी नहीं सकता। मैं तो तुम्हें इतना स्नेह और इतना प्रेम देना चाहता हूँ कि तुम खुद मेरी बाहों में आने के लिए तरस जाओ। नवीन शर्मा की धीमी आवाज सुनकर मेघा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने धीरे से कहा, आप अभी आराम कर लीजिए, आप बहुत थक गए हैं। उसकी झिझक देखकर नवीन शर्मा मुस्कुरा दिया। अब नहीं पत्नी, अब मैं खुद को तुमसे दूर नहीं रखूंगा। मेरी थकान अब तुम्हारी बाहों में उतरेगी, तभी मुझे सुकून मिलेगा। क्या तुम मेरा साथ दोगी? ये कहते हुए उसकी गर्दन के पास झुक गया। मेघा सिहर उठी और उसके हाथ धीरे धीरे नवीन शर्मा के बालों में चलने लगे। कुछ ही पलों में दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए और कमरे में प्रेम की मधुर भावना फैल गई। वह रात जो पहले मेघा को डराती थी, अब उसके लिए बहुत सुंदर और यादगार बन गई। अगली सुबह दोनों की जिंदगी में एक नया सुकून था। नवीन शर्मा ने उसे प्यार से अपने सीने से लगाया हुआ था और मेघा शर्म से लाल हो रही थी। नवीन शर्मा उसके जीवन का पहला पुरुष था और यही सोचकर उसके मन में गहरा सुकून था। वह पहले से भी ज्यादा उससे प्रेम करने लगा था। तैयार होकर जब मेघा कमरे से बाहर आई तो माधवी की तीखी नजरें उसे देख रही थी। माधवी ने एक बार फिर उसे भड़काने की कोशिश की, लेकिन नवीन शर्मा की कड़ी चेतावनी के बाद वह डर गई। उसने साफ शब्दों में कह दिया था कि अगर उसने फिर से उसकी पत्नी को भड़काने या उनके रिश्ते के बीच जहर घोलने की कोशिश की तो वह नितिन को उसकी सच्चाई बता देगा। माधवी घबरा चुकी थी। आखिरकार जो परीक्षा इस पति पत्नी के रिश्ते पर आई थी वह अब खत्म हो गई थी। मेघा ने अपनी गलती से ये सीख लिया कि वह कभी दूसरों की बातों में आकर अपने घर को खराब नहीं करेगी। पति पत्नी के रिश्ते की सुंदरता यही है कि दोनों एक दूसरे पर विश्वास रखें और अपने हर सवाल और समस्या को आपस में बात करके खत्म करें, जीवन को आगे बढ़ाएं। और मेरी वीडियो को जहां कहीं से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ।
मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।